जी चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम मतलब थर्ड हेड ऑफ इनकम है आज के डिस्कशन का। अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज में जो इम्पोर्टेंट एरिया है दैट इज अबाउट दोज इनकम्स विच आर रिलेटेड विद एफटीआर। जो एफटीआर से इनका ताल्लुक है जो है इम्पोर्टेंट एरिया है। एग्जामिनर का जो आजकल का ट्रेंड आपको रिसेंट टाइम्स में फॉलो आएगा देखने को मिलेगा वो ये है कि वो कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और प्रॉपर्टी इनको मिला के अप टू 12 मार्क्स तक का एक अच्छा सवाल पूछ रहा है। और इस हेड ऑफ इनकम में से भी वो अक्सर सवाल पूछता रहता है कि इसमें क्या कुछ इंक्लूडेड है और इसमें क्या कुछ इंक्लूडेड नहीं है। अब अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम आएगी बस आप सुनते जाइएगा, सवाल कोई टाइप ना कीजिएगा बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी क्वेश्चन राइट नाउ। और इस वक्त मुझे स्क्रीन में नजर आ रहा है किस किस बच्चे का टैब चेंज हुआ है या कौन कौन स्क्रीन मिनिमाइज करके बैठा हुआ है, सारा शो हो रहा है मुझे। दिस इज द फीचर ऑफ गो टू वेबिनार। एक मैं बता सकता हूँ बच्चों का नाम, जैसे मोहम्मद जिशान की स्क्रीन इस वक्त कोई और चल रही है, हसन की स्क्रीन और है, हुजैफा की स्क्रीन यहाँ पे फोकस नहीं है। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में याद रखनी है आपने कौन कौन सी इनकम आती है। सिंपल सी बात है, वो तमाम इनकम जो किसी भी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं कर रही होंगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगी। मींस ऐसी इनकम जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जा रही, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जा रही, सॉरी ऐसी इनकम जो सैलरी में नहीं जा रही, प्रॉपर्टी में नहीं जा रही, बिजनेस में नहीं जा रही, कैपिटल गेन में नहीं जा रही, किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगी ना, वो इनकम कहाँ में जाएगी? आपकी अदर सोर्स में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है 10,000 रुपया की, आपकी जेब में 10,000 रुपए की इनकम आ गई है। आपसे फिर पूछते हैं इनकम कहाँ से कमाई है, आप कहते हैं हमें पता ही नहीं है। आप कहते हैं हमें पता ही नहीं है, कहते हैं सैलरी है, आपको तो नहीं सैलरी नहीं है, कहते हैं ठीक है सैलरी में नहीं जाएगी। कहते हैं जी प्रॉपर्टी से कमाई है, आप कहते हैं नहीं प्रॉपर्टी से नहीं कमाई। कहते हैं कोई बिजनेस की है, आप कहते हैं बिजनेस से भी नहीं कमाई। कहते हैं कोई कैपिटल एसेट बेचा है, आप कहते हैं हमने कोई कैपिटल एसेट भी नहीं बेचा। अगर वो किसी में भी नहीं जा रही है कहते हैं ठीक है भाई साहब ये आपकी इनकम हम अदर सोर्स में मूव कर देंगे। तो कोई भी इनकम जो किसी भी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं कर रही होती वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होती है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो होती है ये क्रूवल बेसिस के ऊपर नहीं, ये रिसीट बेसिस के ऊपर चार्ज हो रही होती है। मतलब जितनी इनकम हम रिसीव करेंगे वही हम डिक्लेयर करेंगे और उसी के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, हम टैक्स वगैरह पे कर रहे होंगे। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, किताब में कहीं नहीं लिखा होगा, किताब में दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। दो रिजीम्स में हम इसकी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक है नॉर्मल टैक्स रिजीम, एक है एफटीआर। एफटीआर की हम डिस्कशन भी करेंगे कि एफटीआर क्या होती है और क्या नहीं होती। एनटीआर का मतलब है कि हम इसको नॉर्मल इनकम का पार्ट बनाएंगे और इस पे जो नॉर्मल रूल्स वगैरह होंगे वो अप्लाई कर रहे होंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनटीआर में इनकम कौन कौन सी आएगी कौन कौन सी नहीं आएगी। सबसे पहले कोई आपने रिफंड वगैरह क्लेम करना था, अगर आपको डिलेड रिफंड मिल रहा है उसके ऊपर आपको एडिशनल अमाउंट मिल रही है, जो आपको एडिशनल अमाउंट मिलेगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल है कि मिलिंडा गेट्स ने 30 मिलियन का टैक्स पे किया था एफबीआर को, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि उसने 5 मिलियन का टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, उसने रिफंड की एप्लीकेशन दे दी एफबीआर को। एफबीआर ने एग्री किया कि हम आपको रिफंड कर देंगे, लेकिन एफबीआर टाइम पे नहीं पे कर पाया, डिले कर गया, जिसकी वजह से एफबीआर को 6 मिलियन मिलिंडा को पे करना पड़ गया। अब मिलिंडा ने रिसीव किए हैं 6 मिलियन, इसका एक्चुअल रिफंड था 5 मिलियन का, इसने एक्स्ट्रा कितने रिसीव किए 1 मिलियन। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसको मिली है ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, बिकॉज डिलेड रिफंड से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही होती है वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है। उसके अलावा ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट में सिंपल आपने याद रखना है कि जो ग्राउंड रेंट रिसीव कर रहा होगा उसकी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राउंड रेंट के बारे में। अगर आप ग्राउंड रेंट पे कर रहे हो तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंस जाएगा। अगर आप ग्राउंड रेंट रिसीव कर रहे हो तो वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या हो रहा होगा, ट्रीट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे है कि फरूख एंड कंपनी इज इन सर्च ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हेड ऑफिस। He approached Mr. This to provide a land which is currently under the ownership of this at this road. As per mutual agreement, he decided to take the land on rent. उसने फैसला किया कि वो लैंड रेंट पे ले लेगा और उसके ऊपर अपना हेड ऑफिस खुद ही कंस्ट्रक्ट कर देगा और दानियाल को
3 मिलियन पे करता रहेगा। अब दानियाल को जो रेंट पे किया जा रहा है ये ग्राउंड रेंट पे किया जा रहा है, बिकॉज उससे लैंड लेके उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी गई है। अब उसके ऊपर अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी गई है तो उसको रेंट रिसीव हो रहा है, दैट इज द ग्राउंड रेंट। और जो ग्राउंड रेंट है वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा, मतलब 3 मिलियन जो होगा वो दानियाल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। उसके बाद है सब लीजिंग ऑफ बिल्डिंग या सब लीजिंग ऑफ लैंड। देखें, हम पढ़ के हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ओनर और टेनेंट में जो एग्रीमेंट होता है, इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो इस बंदे की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है। और हमने पढ़ा था कि ये ओनर है, ये मालिक मकान है, ये किराएदार है। अब एक किराएदार ने मकान लिया, उसने मकान उठा के आगे किराए पे दे दिया। अब इन दोनों के दरमियान भी एग्रीमेंट है, लेकिन ये भी किराएदार है, ये भी किराएदार है। अब ये जो किराए की इनकम इसको रिसीव होगी, अर्न होगी, वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। मींस आपने घर किराए पे लिया और उसका कोई पोर्शन आप आगे फर्दर रेंट पे दे दें, वो जो आप इनकम वगैरह कमा रहे होंगे वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होगी। जैसे एग्जांपल है कि मिस्टर दिस एंड दिस ने चलिए इसको रीड कर लेते हैं कि मिस्टर डोरेमोन हैज लेट आउट हिज हाउस टू दिस एट अ मंथली रेंट ऑफ दिस ऑन 1 नवंबर 2021। उसने 1 नवंबर 2021 को अपना घर दिया रेंट पे 20,000 पर मंथ के ऊपर। घर के 2 फ्लोर थे। पहला फ्लोर जो है था वो इस बंदे ने अपने दोस्त को 25,000 पे रेंट पे दे दिया। हमने इनकम कैलकुलेट करनी है दोनों बंदे की। पहली बात है कि ये जो है हमारा ये ओनर है। ओनर को जो इनकम मिलेगी वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही होगी। अब इसने रेंट आउट किया था 1 नवंबर को, तो इसको जो रेंटल इनकम मिल रही होगी 20,000 पर मंथ के लिहाज से 20,000 इंटू 8 करोगे तो वो इसकी 1,60,000 रेंटल इनकम बन जाएगी। वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। अब चूंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बिल्डिंग रेंट आउट की जाए तो उसमें से हम डिडक्शंस वगैरह जो होती हैं वो अलाउ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो रिपेयर चार्जेस हैं वो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हम हमेशा लेस करेंगे, बिकॉज ये मैंडेटरी अलाउंसेस होते हैं, ये लेस होने ही होने होते हैं। वो लेस करने के बाद ये क्या आ जाएगी इसकी सॉरी, ये इसकी नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर ये बंदा, ये टेनेंट था, ये किराएदार था, ये प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। इसने आगे प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है। अब जो इसको आगे रेंट रिसीव हुआ वो 6 माह का, और इस 6 माह का रेंट इसने कितना पे किया वो एक्सपेंस लेस कर देगा। तो ये नेट इनकम क्या होगी, इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगी। तो इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं सब लीजिंग को। उसके बाद है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग जो है थी वो रेंट आउट की है विद प्लांट एंड मशीनरी, आपने बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट कर दी है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सिंपल सी बात है, इसमें जो भी रेंट रिसीव हुआ होगा आपने वो लेना है। जो भी एक्सपेंसेस हैं एक्चुअल, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अक्सर बच्चे भूल जाते हैं सवाल करते हुए भी, इसके ऊपर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। इसके ऊपर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते। प्रॉपर्टी के रूल्स हमारे क्या हैं, हमेशा प्रॉपर्टी के लिए हैं। वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तक महदूद है। सेक्शन नंबर 15, 15A और 16 सिर्फ प्रॉपर्टी तक है। हमने वहां पे पढ़े तमाम रूल्स वो उन पे होंगे, उसके अलावा वो किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं हो रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको रेंट रिसीव हुआ वो ले लेंगे। जो आप एक्सपेंसेस वगैरह पे कर रहे हैं, लाइक आप रिपेयर्स पे कर रहे हैं, मेंटेनेंस एक्चुअल में जो पे की होगी इसमें हम एक्चुअल लेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के रूल यहाँ अप्लाई नहीं करने, लेस कर दें। फिर यहाँ पे जो इस प्लांट की, इस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होगी वो भी हम लेस करेंगे, और इनिशियल अलाउंस वगैरह जो होगा वो भी हम लेस कर रहे होंगे। तो नॉर्मली हम इसको इस तरह से क्लेम कर रहे होते हैं। पेपर में आपको डेप्रिसिएशन रेट गिवन किए जाते हैं, आप प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। एक और चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट आउट की है विद प्लांट एंड मशीनरी, अगर इसके रिस्पेक्टिव आपको कोई अनएडजस्टेबल एडवांस मिला है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज अनएडजस्टेबल एडवांस का ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में था, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है। वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रूल था कि 1/10 लेके इनकम में ऐड करते, तो इस पे नहीं होगा। इस पे हम सिर्फ इसके रूल्स वगैरह अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसकी नेट इनकम हम लेके अपने इनकम का पार्ट बना लेंगे। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, बड़ी कंप्रिहेंसिव एग्जांपल है जो हर चीज कवर कर लेगी। इसको जरा रीड करें जल्दी से, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से रीड करें, फिर मैं आपको करवाता हूँ। जी पढ़ लिया। अब देखिए वो कहता है जी, फैजान की हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है 2021 के लिए,
वो कहता है ऑन 1 अगस्त 2021 फजान परचेज अ बिल्डिंग विच हैड बीन प्रीवियसली यूज्ड एज अ फैक्ट्री इन गवादर इंडस्ट्रियल जोन फॉर ₹5 मिलियन। उसने 5 मिलियन की बिल्डिंग परचेज की है गवादर इंडस्ट्रियल जोन में, और उसमें उसने सेकंड हैंड मशीनरी इंस्टॉल की है 3.5 मिलियन की। फैजान लीज द बिल्डिंग विद मशीनरी टू आकिब, उसने आकिब को मशीनरी लीज पे दे दी है 1 नवंबर को, और अ कंपोजिट रेंट ऑफ ₹6 लाख पर मंथ। वो कमांड बिल्डिंग और इस तमाम एसेट्स का रेंट जो है वो मांग रहा है 6 लाख पर मंथ। He also received a security deposit of 10 million, उसने 10 मिलियन का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिसीव किया है, which will be non adjustable, जो एडजस्टेबल नहीं है, मतलब उसने अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव किया है। और जब वो टर्मिनेशन खत्म होगी, जब लीज खत्म होगी, वापस कर देगा, जो डेप्रिसिएशन है वो 15% चार्ज की जाएगी। फैजान के ऑन्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन नंबर 1 सोसाइटी, नंबर 1 सोसाइटी में उसके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है विच वाज लेट आउट टू बाजवा, जो बाजवा को रेंट आउट की गई थी 31 सितंबर 20 को। मंथली रेंट था 3.5 लाख रुपया, और बाजवा साहब से उसने अनएडजस्टेबल अमाउंट ली थी 1.8 मिलियन। एक्सपेंसेस इनकट किए हैं फैजान ने 2 प्रॉपर्टीज के, ग्वादर की प्रॉपर्टी की रिपेयर उसने हमें गिवन किया, ग्राउंड रेंट गिवन किया, इंश्योरेंस गिवन किया है, कलेक्शन चार्जेस वगैरह गिवन किए हैं, और नंबर 1 की प्रॉपर्टी के उसने हमें एक्सपेंसेस वगैरह गिवन किए हैं। हमने फैजान की इनकम जल्दी से कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। आप जरा कैलकुलेटर अपने खोल के रखिएगा ताकि मुझे कैलकुलेशन में ज़्यादा सोचना ना पड़े। फैजान, पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी आ रही है ना, जो इसने बाजवा को दी है 31 सितंबर को। रेंट है 3.5 लाख रुपया और अनएडजस्टेबल अमाउंट है 1.8 मिलियन। तो ये हो जाएगा जी 3.5 लाख पर मंथ है सितंबर पे। तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो 9 महीने का रेंट जो होगा वो इसका ऐसा ही आ रहा होगा। तो रेंट आ रहा है इसका प्रॉपर्टी में 9 महीने का, 3.5 लाख इंटू 9 कितना बनता है? 3,150,000, और इसकी अनएडजस्टेबल अमाउंट भी तो आ जाएगी, वो मिली इसको 18 लाख रुपया। तो 18 लाख बाय 10, 1,80,000। इसका रेंट कितना बनेगा चार्जेबल टैक्स? 330,000। अब इसमें से हमने एक्सपेंसेस लेस करने हैं। सबसे पहले आएंगे हमारे रिपेयर। रिपेयर हम जो होता है बिल्डिंग रेंट का 1/5 लेके लेस कर रहे होते हैं। तो बताएं 3,150,000 का 1/5 कितना बनता है? 6,66,000। तो 6,66,000 हमारे पास यहाँ पे रिपेयर आ जाएगी 1/5 से। ये जो एक्चुअल रिपेयर है ये हमारी हमेशा इग्नोर होती है बिल्डिंग के रिस्पेक्टिव में, बिकॉज हम हमेशा लेते हैं 1/5 ऑफ बिल्डिंग के लेते हैं। जो बिल्डिंग का रेंट था उसका 1/5 ले लेंगे। उसके बाद इसके एक्सपेंसेस हैं। ग्राउंड रेंट है 5,000 रुपये का, वो आप यहाँ पे लेस कर देंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस 25,000 रुपये की, वो आप यहाँ पे लेस कर देंगे। उसके बाद कलेक्शन चार्जेस हैं। अब कलेक्शन चार्जेस जो हैं वो है 1,30,000 रुपये के। हमने लेना है 4% ऑफ ग्रॉस रेंट, मतलब 3,30,000 का हमने 3,33,30,000 का हमने लेना 4%। कितना बनेगा? 1,33,200। तो हमें तो यहाँ तक अलाउ है ना, तो हम इसमें ये फिर 1,33,200 जो होंगे वो लेस कर देंगे, बिकॉज कलेक्शन चार्जेस हमें यहाँ तक अलाउ है। हमने लोअर ऑफ लेने हैं, यहाँ पे हमारे 130 है, वो आप यहाँ पे लेस कर देंगे तो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। अगर आप इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करेंगे, इसने यकम नवंबर को रेंट आउट किया है 6 लाख पर मंथ के ऊपर, तो इसका रेंट आ जाएगा 6 लाख पर मंथ यकम नवंबर को। कितने माह का बनेगा? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 महीने का इसका रेंट बन रहा होगा, जो कितना बनेगा? 4.8 मिलियन बनेगा। उसके बाद
एक्सपेंसेस वगैरह इसने हमें बताए हैं 10 मिलियन, ये अनएडजस्टेबल है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बिकॉज इसके ऊपर प्रॉपर्टी के रूल्स नहीं लग रहे होते, इसको हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस हम सारे के सारे लेस कर देंगे, मतलब 3 लाख भी लेस हो जाएगा, 75 लाख भी लेस, 75,000 भी लेस हो जाएगा। तो जो रिपेयर लेस होंगे इसमें से वो 3,75,000 की रिपेयर हम लेस कर देंगे। उसके अलावा हम ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस और कलेक्शन चार्जेस भी होंगे, वो भी हम लेस कर देंगे। तो गालिबन 31,000 का एक्सपेंस हमारा और लेस हो जाएगा। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे, हमारे पास रेट 15% है, नॉर्मल बिजनेस पढ़ा होता तो डेप्रिसिएशन के आप प्रॉपर रूल्स लगा के, जैसे अभी हमने बिजनेस नहीं पढ़ा तो हम प्रॉपर रूल्स लगा के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये पकड़ते हैं 5 मिलियन की बिल्डिंग ली, इसका लेंगे 15% हमारे पास बिल्डिंग की आ जाएगी डेप्रिसिएशन, और हमने 3.5 मिलियन का प्लांट लिया, इस पे लगाएंगे 15% करोड़, तो हमारे पास इसकी भी आ जाएगी डेप्रिसिएशन और इसकी भी आ जाएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन आएगी वो भी हम यहाँ पे लेस करेंगे, तो हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको करना था और इस तरह से इसका ट्रीटमेंट वगैरह होता है। क्लियर है? उसके बाद है क्या आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, प्रॉपर्टी रेंट आउट की है लेकिन आप उसके साथ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक एमिनिटीज, यूटिलिटीज या कोई भी सर्विसेज जो है वो आपको उस प्रॉपर्टी के साथ मिल रही है। जो हॉस्टलाइज बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे आप जाते हैं हॉस्टल पे कोई कमरा वगैरह देखते हैं, वो कहते हैं जी कमरे का रेंट है 6,000 रुपया, अगर आपने मेस लगवाना है तो 2,000 एक्स्ट्रा देंगे, अगर आपको लॉन्ड्री चाहिए 1,000 रुपया, नेट की इतने हैं और गीजर के इतने हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे होते हैं ना, वो उनकी क्या होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रही होती है, मतलब उनको उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम मिल रही होती है हम वो लेते हैं, और जो उसमें से एक्सपेंसेस लेस करते हैं वो लेस करने के बाद नेट इनकम हम उसकी लेस करते हैं, और ये नेट इनकम उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हम पार्ट बना देते हैं। जैसे ये सवाल है, कहते हैं जी मिस्टर जेजी ने अपना फ्लैट रेंट आउट किया था एबी को, जेजी ने अपना फ्लैट एबी को रेंट आउट किया, 1 लाख मंथली रेंट है। इन एडिशन टू द रेंट, रेंट के अलावा उसने लॉन्ड्री सर्विसेज भी एबी को प्रोवाइड की हुई है, जिसके वो चार्ज कर रहा है 15,000 पर मंथ। हालांकि उसका एक्चुअल एक्सपेंस लॉन्ड्री का है 8,000 पर मंथ। इन एडिशन टू लॉन्ड्री ही ऑल्सो प्रोवाइडेड जनरेटर टू एबी ऑन अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 5,000। उसने 5,000 रेंट पे एबी को जनरेटर भी प्रोवाइड किया हुआ है, और हालांकि वो जनरेटर का रेंट उसके असले मालिक को दे रहा है 3,000 पे, बड़ा गेमर है जेजी। He also provided the security guard, उसने सिक्योरिटी गार्ड भी दिया हुआ है, for which he charged रुपीज 12,000, जिसके वो 12,000 रुपया चार्ज कर रहा है। अब ये जो 12,000 रुपया है उसने कहा है ये इस रेंट में शामिल है, तो ये तो अदर सोर्स में ना, रेंट में तो नहीं जाना चाहिए, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। जो एनुअल एक्सपेंडिचर है वो हमारा बनता है 1,30,000। अब देखिए एबी जैसी को रेंट दे रहा है पर मंथ 1 लाख रुपया, इस 1 लाख रुपए में 12,000 शामिल है गार्ड के, वो गार्ड के पैसे हम लेस करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रेंट रिसीव। अब ये क्योंकि घर दिया है, फ्लैट है, तो फ्लैट के ऊपर तो रिपेयर होंगे, हम इसका 1/5 लेंगे, मैंडेटरी अलाउंस है हम यहाँ पे लेस कर देंगे, ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन गया। अब हम चलेंगे इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, पहले बात करेंगे लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का ये चार्ज कर रहा है 15,000 रुपया, लॉन्ड्री का ये पे कर रहा है 8,000 रुपया, इसका मतलब 7,000 बेनिफिट है, 12 महीने का बेनिफिट इसको आया 84,000 रुपया। उसके बाद जनरेटर के इसको मिल रहे हैं 5,000 रुपया, दे रहा है 3,000 रुपया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 बेनिफिट आया। उसके बाद गार्ड के इसको 12,000 पर मंथ हैं, वो बनते हैं 1,44,000 रुपया, ये पे कर रहा है 1,30,000 रुपया, तो 14,000 इसका बेनिफिट आया। तो इन सबको सम करेंगे 1,22,000 इसकी क्या बनेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन रही होगी। तो ये जो आपको हॉस्टल वगैरह में पैसे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, उनकी वो जो होती है लॉन्ड्री की सर्विसेज, मेस की सर्विसेज, ये गीजर जनरेटर वगैरह की, वो उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होती है। इज इट क्लियर? उसके बाद कोई भी आपका एसेट, कोई भी आपकी ऐसी इनकम पकड़ी जाए और आपको कहा जाए इस एसेट को, इस इनकम को सेटिस्फाई करो, जस्टिफाई करो, अगर आप उस एसेट को, इस इनकम को जस्टिफाई नहीं कर सकोगे तो वो भी क्या होगी, आपकी इनकम वगैरह शामिल होती है।
उसके अलावा कोई आपके पास प्राइवेट पेंशन है जो सैलरी के अलावा मिल रही है, आप जाते हैं बैंक वगैरह से पेंशन प्लान ले लेते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले लेते हैं, जो आपको पेंशन वगैरह सैलरी के अलावा मिल रही है, वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। या कोई भी आप पेंशन फंड के मुताबिक आपको पेमेंट वगैरह मिलती है अदर देन उसके सैलरी, तो वो भी क्या होगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होगी। उसके बाद आप कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई लैंड है, उसको एक्सप्लॉइट करने का, उसको यूज करने के पैसे लेते हैं, राइट लेते हैं, वो जो आपको प्रॉपर्टी के एक्सप्लोरेशन के, एक्सप्लॉइटेशन के राइट के पैसे मिल रहे होते हैं, वो भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि एक मिस्टर गरीब है, उसका बलूचिस्तान में लैंड है, एक दिन कहीं से नंबर वन उसके पास आ गया, उसने कहा कि हमें शक है तुम्हारी जो लैंड के नीचे कॉपर है, तो हम कॉपर निकालना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है। तो नंबर वन ने कहा हम तुम्हें पर मंथ इतने पैसे देंगे, लेकिन हम कॉपर निकालेंगे। अब जो यहाँ पे उसको पैसे मिल रहे हैं पर मंथ, क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज उसने अपना लैंड दिया है इन नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोइटेशन के लिए, इनकी एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये जो लैंड के पैसे वगैरह मिल रहे होंगे, ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेंगे। सिमिलरली वो पैसों के साथ साथ कोई चीज़ें इन काइंड भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल, उसका एग्रीमेंट हो सकता है कि हम तुम्हें हर महीने 1,30,000 तो पे कर रहे हैं, लेकिन जितना कॉपर हम साल का निकालेंगे उसका 10% तुम्हें पे करेंगे। तो जो 10% कॉपर पे किया जाएगा उसको, वो उसको मार्केट में बेचेगा, उससे पैसे आएंगे, वो भी क्या होगा, उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के पैसे ले रहे हैं या आप इन काइंड चीजें ले रहे हैं और बाद में आप उनको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहे होंगे। उसके बाद आप किसी प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली हुई है, आपको प्रॉपर्टी छोड़ने के पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये नॉर्मली कमर्शियल प्रॉपर्टीज वगैरह में ज्यादा देखा जाता है, आप जाते हैं, आप एक दुकान पकड़ते हैं, आप दुकान का एग्रीमेंट करते हैं कि जी 5 साल के लिए एग्रीमेंट है, ये मैं यहाँ बैठूंगा। कुछ अरसे बाद मालिक मुकर आता है, कहता है भाई साहब दुकान खाली कर दो। कहते भाई मेरा 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है, मैं खाली नहीं कर सकता, मैं तो 5 साल के बाद ही खाली करूंगा। तो मालिक मकान कहता है यार थोड़े बहुत पैसे ले ले एक्स्ट्रा, हमसे खाली कर दे। वो जो पैसे आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनते हैं, बिकॉज आपने प्रॉपर्टी वेकेट करने के ये पैसे वगैरह लिए हैं, तो ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहे होंगे। जैसे एग्जांपल है कि मिस्टर फरूख टेक्स अ शॉप ऑन रेंट इन शाह आलम मार्केट एट एनुअल रेंट ऑफ ₹3 लाख फॉर 10 years। 3 लाख सालाना रेंट के ऊपर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, मार्केट में शॉप ले ली। 3 साल के बाद जो मालिक मकान था उसने अप्रोच किया कि भाई दुकान खाली कर दो। उसने दुकान खाली करने से इनकार कर दिया। लैंडलॉर्ड ने कहा तुझे मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, पैसे पकड़ निकलता हो। उसने कहा भाई पैसे पकड़ो, ठीक है। अब जो पैसे इसको रिसीव हुए हैं वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेंगे। लेकिन कैसे पार्ट बनेंगे? जो इसको अमाउंट रिसीव हुई है, जो इसको अमाउंट रिसीव हुई है वो है 42 लाख, हमने ये लेनी है। इसमें से हम लेस करेंगे कि इसने इस प्रॉपर्टी से अभी तक कितनी इनकम पे की हुई है। तो 3 सालों में इसने हर साल का रेंट पे किया 3 लाख, 3 सालों का इसने रेंट पे किया हुआ है 9 लाख। तो 9 लाख आप इसमें से लेस कर देंगे, रिमेनिंग कितना बनेगा आपका? 32 लाख। ये 32 लाख आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा, सॉरी 33 लाख आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा, बल्कि आप इसका 1/10 करेंगे। तो 33,000, 3,30,000 जो होगा वो आप अगले 10 सालों में हर साल इक्वली कर करके अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बना रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, आपको इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिलेट कर रहे होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको लेकर जा रहे होते हैं। जो अमाउंट रिसीव होती है वो, उसमें से उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी अमाउंट हमने पे की होती है वो हम लेस करते हैं। जो नेट आंसर आता है उसको हम 10 years पे प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। उसके बाद है कि कोई भी गिफ्ट आपको विदाउट कंसिडरेशन मिले, और यहाँ पे गिफ्ट से मुराद है प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रिलेटिव्स के अलावा, रिलेटिव्स के अलावा कोई बंदा आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे दे और फ्री में, और गिफ्ट से मुराद है प्रॉपर्टी,
ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको गिफ्ट में दी जाएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि लॉ कहता है रिलेटिव जो रिलेटिव्स जो हैं वो गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब बाप दे सकता है, माँ दे सकती है, बहन दे सकती है, भाई दे सकता है, दादा दे सकता है, दादी दे सकती है, लेकिन उनके अलावा कोई गिफ्ट देगा, घर गिफ्ट कर दिया, तो वो कहते हैं वो हम उसको गिफ्ट नहीं मानेंगे, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। लाइक एक्सपेंसिव गिफ्ट सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सादिक जो है 2020 में सादिक को गिफ्ट रिसीव हुआ उसके अंकल मुमताज अलवी से, फ्लैट, एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया। फ्लैट जो है था वो लाहौर के पोश एरिया में मौजूद था, और जिस दिन गिफ्ट किया गया उसकी फ्लैट की वैल्यू 4.5 मिलियन थी। हमने बताना है कि सादिक का ट्रीटमेंट क्या होगा। हम लोग सिंपल सी बात है, जिसने गिफ्ट किया है वो इसका रिलेटिव नहीं है, और जो बंदा इसका रिलेटिव नहीं है वो गिफ्ट करेगा, तो ये 4.5 मिलियन जो होगा वो सादिक की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद है अमाउंट रिसीव्ड एज लोन। अगर आपको कोई अमाउंट लोन में दी जाए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन की। देखें, अगर आपको कोई लोन है, कोई एडवांस है, कोई गिफ्ट है, अगर वो कैश में मिलेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो आपकी हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। गवर्नमेंट कहती है, एफबीआर कहता है कि तुम कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तुम कैश बेस्ड लोन नहीं ले सकते, तुम कैश में एडवांस नहीं ले सकते। इसका मतलब है ये लोन हो गया, एडवांस हो गया, ये जो गिफ्ट वगैरह हो गए, अगर हमने लेने हैं तो हमें बैंकिंग चैनल के जरिए लेने चाहिए। अगर हम कैश में लेंगे तो वो क्या होंगे, हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहे होंगे। देखिए, इसमें जो एडवांस होता है सेल ऑफ गुड्स का, और जो एडवांस होता है सर्विसेज वगैरह का, वो इसमें शामिल नहीं होता। इसके अलावा कोई लोन हो गया, कोई एडवांस हो गया, शेयर इशू के डिपॉजिट वगैरह हो गए, या गिफ्ट हो गया, किसी भी पर्सन ने कैश की फॉर्म में दे दिया, अगर वो कैश की फॉर्म में दिया है तो वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। इसका मतलब क्या, आपको कोई गिफ्ट देगा तो वो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा, अगर कोई दोस्त आपको लोन देगा तो वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा? द आंसर इज नो। आपके पास वे है कि आप उस लोन को, उस गिफ्ट को अपने इनकम नहीं ट्रीट कर सकते। कैसे? कि अगर एक बंदा जिसके पास एनटीए नंबर है, मतलब वो फाइलर है, वो अपने रिटर्न हर साल फाइल करता है, उसके पास एनटीए नंबर है, अगर वो आपको गिफ्ट करता है या कोई लोन देता है या कोई एडवांस देता है, उसको चाहिए वो लोन, वो गिफ्ट या वो एडवांस जो है वो बैंकिंग चैनल से करे, मतलब बैंक के जरिए करे। और बैंक की चैनल का मतलब है कि वो क्रॉस चेक से दे सकता है, या वो दूसरे बैंक के मोड यूज कर सकता है, पे ऑर्डर दे सकता है, डिमांड ड्राफ्ट दे सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है। और जिस बंदे के पास एनटीए नंबर नहीं है, जो बंदा फाइलर नहीं है, जो हुकूमत को टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराता, अगर इस बंदे ने से कोई लोन या कोई गिफ्ट वगैरह लेना है, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है कि आप उसे कहेंगे कि आप उसको थ्रू क्रॉस चेक लोन या क्रॉस चेक गिफ्ट इस तरह के ट्रांजैक्शन करें। अगर थ्रू क्रॉस चेक लोगे या इनके जरिए लोगे, चाहे आप लोन ले लो चाहे आप गिफ्ट ले लो, हम उसको इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, वो हमारा वो लोन वो गिफ्ट ही ट्रीट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे कोई दो तीन सवाल करते हैं कि मिस्टर आसिफ ने फॉलोइंग अमाउंट रिसीव की है। उसने लोन रिसीव किया है अपने ग्रैंडफादर से इन कैश में। आसिफ कसमें खाता रहेगा, भाई मैंने लोन लिया है, लेकिन एफबीआई कहेगा आपने लोन कैश में लिया है, दैट्स वाई इस लोन को हम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट करेंगे। उसके बाद है एक, उसका अंकल है आसिफ का, उसने लोन दिया है बैंकिंग चैनल के जरिए और उसके पास एनटीएन नंबर भी था, तो इस लोन को लोन ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद है उसकी अम्मी ने उसको गिफ्ट दिया है इन कैश में, इन कैश में गिफ्ट जो होगा वो भी इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। उसके बाद एक और, मतलब तीन चार ट्रांजेक्शन है कि एक लोन लिया गया है 2 लाख का इन कैश, जिस बंदे से लोन लिया उसके पास एनटीएन नंबर है। कैश में लोन लिया ना, तो एनटीएन नंबर हो या ना हो इररेलेवेंट है, कैश पे ट्रांजैक्शन करोगे तो ये लोन ट्रीट नहीं होगा, बल्कि ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट होगा। उसके बाद आपने एक लोन लिया है बंदे से इन कैश में, तो कैश में लोन लोगे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपकी इनकम ट्रीट होगा। उसके बाद आपने लोन लिया है क्रॉस चेक के जरिए, लेकिन जिससे लिया उसके पास एनटीएन नंबर नहीं है, तो जिसके पास एनटीएन नंबर ना हो वो क्रॉस चेक से लोन दे सकता है। तो इसने लोन दिया थ्रू क्रॉस चेक, तो हम इसको लोन ही ट्रीट करेंगे।
फिर इस बंदे से हमने लोन लिया है लेकिन इसके पास एनटीएन नंबर नहीं है, उसने हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। अदर बैंकिंग चैनल के लिए एनटीएन नंबर का होना लाजमी है। अब इसके पास एनटीएन नंबर नहीं था तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट हो जाएगा। और इसने आईफोन रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर से कोई बेनिफिट रिसीव होगा तो वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रहा होता है। तो ये सारी बातें, सारी ट्रांजैक्शन जितनी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एनटीआर में आती थी वो ऑलमोस्ट सारी के सारी यही है। ठीक है, आगे चलते हैं एफटीआर की तरफ। एफटीआर हमारे पास तीसरी रजीम है, इंपॉर्टेंट रजीम है। देखते हैं क्या है क्या नहीं। नॉर्मली हम जब अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं एनटीआर के तहत। एनटीआर में हम क्या कर रहे होते हैं, एनटीआर में टैक्स कैलकुलेट करने का असूल क्या होता है कि हम देखते हैं हम सैलरी पकड़ते हैं, जो इनकम आती है लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, बिजनेस, सारी इनकम का सम करते हैं, हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है। इस टोटल इनकम में से फिर हम डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करते हैं, ज़कात, प्रॉफिट ऑन डेट, एजुकेशनल अलाउंस, वर्कर वेलफेयर फंड वगैरह लेस करते हैं, हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाती है। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम रेट लगाते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, टैक्स आ जाता है। और इस टैक्स के बाद हम फिर जो हमारे टैक्स रिबेट्स होते हैं वो लेस करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं। अगर हम इस तरीके कार के तहत टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी कहलाती है नॉर्मल टैक्स रजीम, या नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन कहला रही होती है। एक ये है, एक हमने पढ़ी सेपरेट टैक्स रजीम जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में होती है। यहाँ पे अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है एफटीआर। एफटीआर क्या होती है, इसे हम एफटीआर भी कहते हैं, दैट इज फाइनल टैक्स रजीम, इसे हम प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम भी कहते हैं, पीटीआर। इसमें क्या होता है, इसमें इनकम जो हम अर्न करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो हमारा हमेशा विदहेल्ड किया जाता है, टैक्स हमारे से ले लिया जाता है, हमें रिमेनिंग अमाउंट क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने 100 रुपये इनकम कमाई है, तो वो 100 रुपये अगर रिसीव करने जाएगा उसको एफबीआर 100 रुपया नहीं देगा, बल्कि क्या कहेगा, एफबीआर उससे 10 रुपये रख लेगा और रिमेनिंग 90 रुपीज जो होंगे वो इसको ट्रांसफर कर रहा होगा। तो अप्रोच यही है कि आपकी इनकम 100 रुपया है, अगर उसके ऊपर टैक्स 10 रुपये बन रहा है, या तो आप पे कर रहा हो या जिस हुकूमत खुद उसमें से पैसे काट ले। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बता दिया है कि जो जो इनकम्स जो हैं इस रजीम में फॉल करेंगी, जब भी आप वो इनकम पे करेंगे तो आपने उनमें से हमेशा टैक्स काट के हमें पे करना है, और रिमेनिंग इनकम जो है वो आपने क्या करनी होती है, टैक्स पेयर को पे करनी होती है। नंबर वन कि एनटी एफटीआर में जितनी भी इनकम होंगी उसमें से टैक्स हमारा हमेशा कटा होगा और वो हमेशा हमें इनकम कट के मिलेगी। नंबर टू, ये जो टैक्स कटा होगा ये हमारा फुल एंड फाइनल होगा, इसमें किसी भी किस्म की रिडक्शन या इसमें किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट वगैरह नहीं हो सकती। नंबर थ्री कि हमें इस इनकम के ऊपर कोई किसी किस्म का रिबेट अलाउ नहीं है, और इस इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो हमारा नॉन एडजस्टेबल होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारे एफटीआर के साथ चल रहे होते हैं। हालांकि एनटीआर का इनकम भी रिड्यूस हो सकती है थ्रू डिडक्टेबल अलाउंसेस, उसका टैक्स भी रिड्यूस हो सकता है, लेकिन एफबीआर के इनकम में कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस हमें अलाउ नहीं होता और कभी भी इसका टैक्स भी हम कम नहीं कर सकते। अब इससे कुछ फीचर्स हैं कि इसमें जो इनकम आती है उसमें हमेशा टैक्स जो होता है वो हमारा कलेक्ट होता है या डिडक्ट होता है या विदहेल्ड हो रहा होता है एफटीआर में, और जो इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट हो रहा होता है या विदहेल्ड हो रहा होता है वो हमारा नॉन एडजस्टेबल टैक्स होता है, और इसे हम फाइनल टैक्स कहते हैं। इसमें कभी भी कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट वगैरह नहीं हो रही होती। उसके अलावा लाजमी नहीं जिस इनकम से टैक्स कट ले वो हमारी एफटीआर में ही शामिल हो, लाजमी नहीं है कि जिस इनकम से टैक्स काट रहे हैं वो हमारी एफटीआर की इनकम ही बनेगी, लेकिन एफटीआर की जो इनकम होगी उसमें से हमेशा हमारा टैक्स कट रहा होगा। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो इनकम होती है किसी भी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती जब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इस इनकम को कमाने में कोई भी एक्सपेंडिचर वाला इनकम हो हमारा उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। इस इनकम के ऊपर हमें कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउ नहीं होते, इसके लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं हो सकते। अगर इसमें लॉस होगा वो लॉस हम सेट ऑफ या वो लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। इसका टैक्स रिड्यूस नहीं हो सकता, इसका टैक्स जो है वो रिफंड नहीं हो सकता,
और जब ये इनकम में से टैक्स कट जाता है, जब इनकम हमें पे की जाती है, तो ऐसे ही ट्रीट होता है कि हमारी असेसमेंट हो चुकी हुई है जब हमारी इनकम पे होती है। तो इसका जो टैक्स होता है, जो इसकी टैक्स लायबिलिटी होती है, वो हमारे पास वो फुल एंड फाइनल होती है। इसमें कभी भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट वगैरह हमें पॉसिबल नहीं होती। सिलेबस में डिविडेंड है हमारे पास, प्रॉफिट ऑन डेट है, रॉयल्टी है और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। इसके अलावा जो ब्रोकरेज फी वगैरह होती है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, या जो आपको इनाम या विनिंग्स वगैरह मिल रहे होते हैं, प्राइजेज होती हैं, लॉटरीज वगैरह होती हैं, ये सारी की सारी एफटीआर पे फॉलो कर रही होती हैं। आप कोई इनाम जीतते हैं तो उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो सारा आपका एफटीआर का पार्ट बन रहा होता है। लेकिन सिलेबस में हमारे पास डिविडेंड है, हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट है और हमारे पास रॉयल्टी है। पहले डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड को याद करने के लिए निमोनिक याद कर लीजिएगा, डार्फॉल, ताकि आपको डेफिनेशन डिविडेंड की याद हो जाए। कहता है डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कहता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या कुछ आएगा, इसको उसने एक्सप्लेन किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या कुछ हो सकती है। ये है डार्फॉल। डी से बनेगा डिबेंचर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कि आप अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से डिबेंचर्स इशू कर दें या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे दें। वो जो डिबेंचर्स हैं, वो जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, वो आपका डिविडेंड रेट होगा। उसके अलावा आप कंपनी के कोई भी एसेट अपने शेयर होल्डर को देते हैं। रिमेंबर, ये सारी पेमेंट्स की जा रही हैं शेयर होल्डर को, जिसमें पैसे भी शामिल हों, वो डिविडेंड है। या कंपनी अपना फैसला करती है कैपिटल रिड्यूस करना है, और कैपिटल रिडक्शन करने की वजह से वो क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करती है। जो वो शेयर होल्डर्स को पैसे वापस कर रही होती है, वो भी क्या होगी, वो भी हमारी डिविडेंड रेट हो रहा होगा। उसके बाद अगर कोई फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, कोई बाहरी कंपनी है, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में पैसा कमाती है, और पाकिस्तान में पैसा कमाने के बाद अपनी जो हेड ऑफिस है, मतलब पाकिस्तान से बाहर ऑफिस है, उनको पैसा भेजती है, तो उनको पैसा भेजना भी क्या होगा, आपका डिविडेंड रेट हो रहा होगा। उसके बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कंपनीज एक्ट पे, मतलब जो कंपनीज एक्ट ने एक्सप्लेन की होती है, उसकी बारी आती है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, मतलब जो शेयर होल्डर है उसके फायदे के लिए कोई खर्चा कर दे, या उसके ऊपर कोई खर्चा कर दे, वो भी डिविडेंड रेट होगा। या कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है, ये प्राइवेट कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जिसके 50 से करीब मेंबर्स हों, जो अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, वो जो ऑल टाइप ऑफ डेफिनेशन कंपनी एक्ट में लिखी होती है, वो आती है। वो अगर कोई लोन या एडवांस दे अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो भी क्या होगा, डिविडेंड रेट होगा। और जब कंपनी लिक्विडेट होती है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वो अपने शेयर होल्डर्स में अपने एसेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जब वो एसेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है या पेमेंट करती है, वो जो पेमेंट होगी वो भी क्या कहलाएगी, डिविडेंड कहलाएगी। तो डिविडेंड टैक्स की नज़र में सिर्फ पैसा देना ही नहीं होता, बल्कि डिविडेंड में पैसे के अलावा और भी बहुत ज्यादा चीजें शामिल हैं, जिसमें क्या कुछ आ रहा होता है, जिसमें ये डार्क फॉल आप याद कर सकते हैं कि डी से बनेगा डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट देना, ए से बनेगा एसेट्स ऑफ कंपनी, आर से बनेगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय कंपनी, एफ से बनेगा फॉरेन कंपनी को आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है वो दे देना, ए से बनेगा कि शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कोई खर्चा कर देना, वो भी डिविडेंड है। और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई लोन दे दे, कोई एडवांस दे दे, वो भी डिविडेंड है। और अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए, कंपनी खत्म हो जाए, और अपॉन लिक्विडेशन कोई अमाउंट वापस कर दी शेयर होल्डर्स को, उसको भी हम क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे होंगे। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना हम पैसा अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, जो कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो मैक्सिमम कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक होने चाहिए। मतलब अगर कंपनी के प्रॉफिट 1000 के हैं, तो आप 1000 तक अगर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम इसको डिविडेंड मानते हैं। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट है 1000 के और आप दे दें शेयर होल्डर को 1200, तो हम 1200 को डिविडेंड नहीं मानेंगे, हम मानेंगे सिर्फ जितने उसके प्रॉफिट्स अवेलेबल थे, मतलब 1000 के जो प्रॉफिट्स होंगे वो ही डिविडेंड मानेंगे। तो ये डिविडेंड के डेफिनेशन जब आप जाकर पढ़ेंगे, माइट भी आपको बड़ी मुश्किल लग रही हो, लेकिन इस अप्रोच से आप डिविडेंड की डेफिनेशन याद करेंगे, आपको याद हो जाएगी, भूलेगी नहीं।
उसके बाद ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं, आपको मल्टीपल केस सिनेरियोज मिल जाएंगे। एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछता कि डिविडेंड क्या है। एग्जाम में वो नहीं पूछता डिविडेंड क्या है, एग्जाम में पूछता है कि डिविडेंड क्या नहीं है, क्या 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 चीज डिविडेंड में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसका काम ही लेंडिंग है, जिसका काम ही लोन देना है या लोन लेना है, मतलब प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं या प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, इनका काम ही लेंडिंग है, ये लोन देते हैं लोन लेते हैं। अगर वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दे दे, वो जो लोन या एडवांस होता है वो हम डिविडेंड ट्रीट नहीं करेंगे, वो हम लोन ही ट्रीट कर रहे होंगे, बिकॉज वो जिस कंपनी का शेयर होल्डर है उस कंपनी का प्रिंसिपल जो बिजनेस है, जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो लोन देना ही है, तो दैट्स वाई इस लोन को हम डिविडेंड ट्रीट नहीं कर रहे होंगे। नंबर टू, कि आपने पहले लोन लिया प्राइवेट कंपनी से, आप जिस प्राइवेट कंपनी में थे आपने लोन लिया, उन्होंने इस लोन को आपका डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो टैक्स वाले कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी से अगर आप लोन लोगे तो वो आपका डिविडेंड है, शेयर होल्डर ने लोन लिया, टैक्स वालों ने इसको डिविडेंड ट्रीट कर दिया। बाद में उस प्राइवेट कंपनी ने असली डिविडेंड दे दिया, मतलब उसने बाद में वाकई ही डिविडेंड इशू कर दिया। अब जब उसने बाद में डिविडेंड इशू किया तो कंपनी ने कहा भाई साहब आपने हमारा लोन देना था, हमने कहा जी हाँ देना था, उसने कहा हमने आपको डिविडेंड दे रही हूँ, हमने कहा ठीक है, उसने कहा एक काम करते हैं, हम जो आपको डिविडेंड दे रहे हैं उसमें से इस लोन की एडजस्टमेंट करते हैं, वो ये लोन लेस करने के बाद उसने कहा रिमेनिंग जो बचेंगे मिल जाएंगे वरना खत्म। अब देखिए ये जो है ये नाम का डिविडेंड है, ये असल में डिविडेंड है, लेकिन ये डिविडेंड से क्या हो रहा है, लोन की एडजस्टमेंट हो रही है और ये लोन ऑलरेडी डिविडेंड ट्रीट हो चुका है। तो ये जो असली डिविडेंड आपको अब मिल रहा है, मतलब सब्सिक्वेंटली डिविडेंड मिल रहा है जिससे लोन की एडजस्टमेंट हुई है, इस डिविडेंड को भी अब हम डिविडेंड नहीं मान रहे होते। तो जो सब्सिक्वेंट डिविडेंड होता है अगर वो दिया जाए और उससे जो लोन लिया था शेयर होल्डर्स ने उसकी पेमेंट जो है वो सेट ऑफ कर ली जाए, तो ये डिविडेंड जो होगा जो सब्सिक्वेंटली दिया गया है ये डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आ सकता है। और डिविडेंड एक वाहिद टॉपिक है कि डिविडेंड के बगैर भी एग्जाम में सवाल कंप्लीट नहीं होता। न्यूमेरिकल में इसकी एडजस्टमेंट आ सकती है या थ्योरेटिकल इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा अभी हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है वो अपने हेड ऑफिस को आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भेजती है, उसको हम डिविडेंड मानते हैं। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि कोई भी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फॉरेन कंपनी है, मतलब वो कंपनीज जिनका ताल्लुक पेट्रोल के एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन वगैरह से हैं और वो अगर पाकिस्तान में काम कर रही हैं, अगर वो प्रॉफिट कमाती हैं और वो प्रॉफिट जो है अपने हेड ऑफिस को भेजती हैं, इन कंपनीज के प्रॉफिट को हम डिविडेंड ट्रीट नहीं करते, इनको हमने माफी दी हुई है कि सर हम आपको कुछ नहीं कह सकते, ये डिविडेंड नहीं है। उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, बाद में रीड कर लीजिएगा कि ये क्या होता है कि समटाइम्स कंपनी का एक क्रेडिटर है जिसको कंपनी ने पेमेंट करनी है, जिससे उधार सामान ले रहे हैं, वो बिल लेने आया, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने कहा यार तू हमारे ना 10,000 शेयर ले जा, अब बाद में हमें शेयर शूर दे के ना पेमेंट कर ली। उसने कहा ठीक है, आपने एक बंदे को शेयर्स दे दिए जो उन शेयर्स का मालिक नहीं है, बस आप उसको मुंह बंद करने के लिए शेयर दे दिए। अब कंपनी आपकी हो गई है लिक्विडेट, खत्म हो गई है। अब लिक्विडेशन होगी, आपने आवाज लगाई जिस जिसके पास शेयर है शेयर लेके आए, हमसे पैसे लेके चला जाए। अब वो बंदा, उसके पास शेयर्स तो हैं लेकिन उसके पास उन शेयर्स के ऊपर राइट नहीं था, बिकॉज वो शेयर्स का मालिक नहीं था। और आपने क्या किया, आपने उस बंदे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस बंदे को आपने लिक्विडेशन के वक्त पैसे दे दिए, वो जो आपने पैसे वगैरह दिए हैं उसको, वो भी क्या होंगे, डिविडेंड ट्रीट नहीं हो रहे होंगे। तो इसका मतलब जिस बंदे के पास राइट ना हो ऑन क्या कहते हैं लिक्विडेशन, अगर उसको भी पैसे मिल जाएं तो वो भी डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। तो ये हमने लोन वगैरह के फॉर्म में जो दिए होते हैं शेयर्स वगैरह, वो लोग आते हैं पैसे वापस मांगने के लिए, हम पैसे वापस दे देते हैं लेकिन उनके पास राइट नहीं होता। अब उनके पास राइट नहीं होता तो लेकिन वो जो पेमेंट की जाएगी वो डिविडेंड उनका ट्रीट नहीं हो रहा होगा। तो ये पॉइंट एक बार ये पढ़ लीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है।
तो ये सारी बात डिविडेंड की थी कि डिविडेंड में क्या कुछ आता है और डिविडेंड में क्या कुछ नहीं आता, ये सारी बात इससे रिलेट कर रही थी। उसके बाद टैक्स रेट्स याद करने की डिविडेंड के मुतालिक कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपको टैक्स रेट जो होंगे वो गिवन होंगे, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिएगा कि जो पावर जनरेशन कंपनीज होती हैं इनका टैक्स रेट 7.5% होता है। जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनका डिविडेंड होता है 15%। और कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है या जिसने कैरी फॉरवर्ड लॉस किए हुए हैं, अगर वो डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर रही हैं तो उसके ऊपर 25% टैक्स वगैरह होता है। ये रेट्स वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़, जब डिविडेंड पे किया जाए, डिविडेंड में से जो अगर ज़कात आपकी कटी है तो ये ज़कात आप जाके एज अ डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकते हो। तो डिविडेंड ऑल्दो एफटीआर के आइटम है, लेकिन डिविडेंड को ये हमने एक एडवांटेज दिया हुआ है एंड डिविडेंड को ये प्रिविलेज दिया हुआ है कि अगर डिविडेंड पे करते हुए उसमें से ज़कात कटी है तो वो ज़कात को हम क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और डिविडेंड के ऊपर गलत टैक्स काट लेती है, मतलब कंपनी ने 15% टैक्स काटना था, कंपनी ने 10% टैक्स काट लिया, कंपनी ने 5% टैक्स कम काटा, तो जब हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे हम गवर्नमेंट को ये टैक्स जमा करा देंगे। और कंपनी ने अगर टैक्स काटा था 15%, कंपनी ने टैक्स 20% काट लिया, तो अगर कंपनी ने टैक्स 5% एक्स्ट्रा काटा है तो वो हम जब रिटर्न फाइल करेंगे वो हम उसको एडजस्टमेंट डिमांड कर लेंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास फॉरेन कंपनी हो तो फॉरेन कंपनी का जो डिविडेंड होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी का डिविडेंड जो है वो हमारा एफटीआर का पार्ट भी बन सकता है, वो हमारा एनटीआर का पार्ट भी बन सकता है। कब? कि अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड हमें पे कर रही है और डिविडेंड को पे करते हुए उसने उस डिविडेंड में से पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक टैक्स काटा है, तो वो जो फॉरेन डिविडेंड होगा वो हमारा एफटीआर का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर उसने डिविडेंड पे करते हुए पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक टैक्स नहीं काटा, तो वो जो डिविडेंड होगा वो हमारा एनटीआर का पार्ट बन रहा होगा। तो फॉरेन डिविडेंड अगर आपको रिसीव हो जाए, फॉरेन कंपनी डिविडेंड पे कर दे या फॉरेन डिविडेंड रिसीव हो जाए, अगर उस डिविडेंड के ऊपर पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक टैक्स कटा हुआ है देन वो एफटीआर का पार्ट है। अगर उसके ऊपर पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक टैक्स नहीं कटा हुआ देन वो एनटीआर का पार्ट बन रहा होगा। ये डिविडेंड से कुछ सवाल रिलेट कर रहे हैं कि बताएं जी कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें लोन जो है शेयर होल्डर को दिया जाए बाय प्राइवेट कंपनी वो डिविडेंड ट्रीट होगा। तो सिंपल सी बात है कि प्राइवेट कंपनी अगर लोन देती है तो वो डिविडेंड ट्रीट होता है। और इसमें हमें एक्सेप्शन लिखनी पड़ेगी कि अगर कोई लेंडिंग वाली कंपनी है वो लोन देती है तो वो डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। तो ये बात हमने सारी यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है ये वाला पॉइंट कि रोज कंपनी लिमिटेड है, उसका पेड अप कैपिटल 5 मिलियन का था, उसके पास 5 लाख शेयर थे 10 रुपए के लिहाज से। 30 जून को कंपनी की बैलेंस शीट ने शो किया कि उसके प्रॉफिट 1.5 मिलियन है और कंपनी ने रिजर्व 1 मिलियन के क्रिएट किए हुए हैं बोनस शेयर्स के। जो टोटल इसके एक्यूमुलेटेड फंड है वो 2.5 मिलियन के हैं। कंपनी ने लिक्विडेट हो गया, लिक्विडेटर ने वैल्यू रियलाइज की 6.5 मिलियन की। उसने कहा हम शेयर होल्डर्स को आप पेमेंट करेंगे, बुलाओ कंपनी खत्म हो गया, पैसे अपने वापस ले जाओ। और ईच शेयर होल्डर को हम 13 रुपीज पे कर रहे हैं, वो अपना सर्टिफिकेट दे हम उसको 13 रुपए दे देंगे। शिवानी ग्रुप के 2 लाख शेयर हैं कंपनी में। हाउ मच अमाउंट शिवानी ग्रुप विल रिसीव एज डिविडेंड? तो देखिए शिवानी ग्रुप को मिल रहे हैं 13 रुपए, उसने शेयर लिया है 10 रुपए के लिहाज से, उसको एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट मिल रही है 3 रुपए की। उससे कितने शेयर से 2 लाख, तो 3 इंटू 2 लाख करेंगे तो 6 लाख जो होगा वो शिवानी ग्रुप का डिविडेंड ट्रीट होगा। बिकॉज ये जो 3 है ये इसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है, ये इसने एडिशनल अमाउंट कमाई है, जो इसने एडिशनल अमाउंट इनकर की है वो इसका डिविडेंड होगा। उसके बाद सर्टेन टाइप्स ऑफ पेमेंट बाय प्राइवेट कंपनी टू शेयर होल्डर कैन बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, ये हमने पढ़ लिया है। और अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो अगर लोन दे शेयर होल्डर्स को उसको हम डिविडेंड मानते हैं। अगर अनलिस्टेड कंपनी लोन दे तो उसको हम लोन मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है एक कंपनीज एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और सवाल है कि ये भी आप इसको रीड कर लीजिएगा। देखें तांबा लिमिटेड है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके डायरेक्टर से 3 साल का लोन दिया है अपने शेयर होल्डर के लिए। हमने बताना है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये जो लोन होगा ये हमारा डिविडेंड रेट होगा। उसके बाद डिविडेंड की डेफिनेशन हमने बता दी है क्या होती है, पढ़ ली है।
ABC लिमिटेड ने डिसाइड किया 5 मिलियन का लोन देना है अपने शेयर होल्डर के लिए परचेज करने के लिए घर में। तो अगर शेयर होल्डर्स को लोन दिया जा रहा है घर परचेज करने के लिए तो वो भी क्या होगा, डिविडेंड ट्रीट होगा। उसके बाद सितंबर 18 का सवाल है कि ऑन 25 अगस्त ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ने नोटिस इशू किया राहत फूड प्राइवेट लिमिटेड को कि 19,04,000 का हमें टैक्स जमा करा दो इन रिस्पेक्ट ऑफ 13 मिलियन के रिस्पेक्ट में जो आपने नदीम को दिया था शेयर होल्डर ऑफ RFPL जो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर है। और डिपार्टमेंट कह रहा है कि 13 मिलियन को हम आपका डिविडेंड ट्रीट कर रही हैं तो इस 13 मिलियन पे इतना टैक्स बनता है हमें पे कर दो। हाँ, लेकिन आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जब आपने नदीम को लोन दिया था तब आपका प्रॉफिट था 12 मिलियन। तो आप इस नोटिस से एग्री नहीं करेंगे। आप कहेंगे देखें आपका असूल कहता है कि जब हम लोन देते हैं तो वो लोन की जो मैक्सिमम अमाउंट जो है ना, मैक्सिमम अमाउंट वो उस दिन के प्रॉफिट तक होनी चाहिए। हमारे उस दिन प्रॉफिट थे 12 मिलियन के तो हम 12 मिलियन को ही डिविडेंड ट्रीट करेंगे और इसके ऊपर जो टैक्स बन रहा होगा आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे और 19,50,000 आप पे नहीं कर रहे होंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से। तो डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं। उसके बाद है रॉयल्टी। रॉयल्टी भी हमारी FTR से रिलेट कर रही होती है। रॉयल्टी क्या होती है, इसे हम गुडविल वगैरह कहते हैं, जो हमें गुडविल के पैसे मिल रहे होते हैं, ये नाम शाम के पैसे मिल रहे होते हैं, ये रॉयल्टी है। ये इसकी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आई थिंक ईजी है, मुश्किल नहीं है। मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ क्या होती है, बट मैं प्रॉपर डेफिनेशन रीड नहीं कर रहा। रॉयल्टी क्या होती है कि आपको आपका नाम, आपके एसेट्स वगैरह इस्तेमाल करने के जो पैसे मिल रहे होते हैं वो आपकी रॉयल्टी कहला रही होती है। मतलब आपने कोई इन्वेंशन की हुई है, कोई आपने डिज़ाइन किया है, कोई आपने फार्मूला इन्वेंट किया है, कोई आपने पेटेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, आप ये फार्मूला पेटेंट्स इस तरह की चीज़ें यूज़ करने के लिए देती हैं, उसके बदले में पैसे ले रहे होते हैं, वो आपकी रॉयल्टी कहलाती है। इसके अलावा आपके पास कॉपीराइट्स हैं, आपने कोई लिटरेरी वर्क किया, कोई साइंटिफिक वर्क किया, कोई फिल्म बनाई है, कोई मूवी बनाई है, कोई ऑडियो वीडियो कैप्चर किया हुआ है, उसको यूज करने के लिए देते हैं, उसके पैसे मिलते हैं, वो आपकी रॉयल्टी कहलाती है। उसके अलावा आपके पास कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है जो ट्रांसमिट हो सकती है डिजिटली थ्रू सैटेलाइट, थ्रू इंटरनेट, थ्रू टीवी, उसके जो पैसे मिल रहे होते हैं वो आपको रॉयल्टी कहलाती है। तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्किल है, कोई टेक्निकल नॉलेज है, आप वो टेक्निकल नॉलेज उस स्किल के पैसे कमाते हैं सर्विसेज दे के, वो आपकी रॉयल्टी कहला रही होती है। इसके अलावा आपके पास कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, कोई कमर्शियल इक्विपमेंट है, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट है, अगर आप इसको यूज करने के लिए देते हैं, इसके जो पैसे आपको मिल रहे होते हैं यूज के, वो आपकी रॉयल्टी कहला रही होती है। और इन तमाम चीज़ों के साथ आप कोई एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो इनके साथ कनेक्टेड होती हैं, वो भी आपकी रॉयल्टी कहलाती है। और इसमें कोई आप प्रॉपर्टी मतलब कोई एसेट्स वगैरह बेचते हैं, उस पर जो पैसे आएंगे वो भी आपकी रॉयल्टी कहला रही होगी। रॉयल्टी के 3 ट्रीटमेंट है, एक एग्जेम्प्ट होती है, एक FTR में जाती है, एक NTR में जाती है। एग्जेम्प्ट रॉयल्टी वो होती है, इसमें याद रखिएगा कि जो हम फॉरेन इनकम कमाते हैं ना, फॉरेन रॉयल्टी इनकम, फॉरेन रॉयल्टी इनकम हमारी हमेशा एग्जेम्प्ट होती है। मतलब क्या है कि कोई भी पाकिस्तानी कंपनी, इसको जरा देखिएगा, ये आपके चैप्टर नंबर 4 में गिवन है आई कैप स्टडी टैक्स के, इसको जरा देखिएगा गौर से। कोई भी पाकिस्तानी कंपनी रॉयल्टी की इनकम कमा रही है बाय अ फॉरेन एंटरप्राइजेस, पाकिस्तान के बाहर से, उसने जो अपने पेटेंट थे, इन्वेंशन थे, डिजाइन थी, वो यूज करने के लिए दिए हैं और वो यूज भी पाकिस्तान से बाहर हुए हैं। ऐसी जो उसको फी वगैरह मिल रही है, जो पैसे वगैरह कमा रही है, वो उसकी क्या होगी, इनकम एग्जेम्प्ट होगी। या कोई भी नॉन कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब कंपनी के अलावा इंडिविजुअल हो गया या AOP हो गई, अगर वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान से बाहर किसी भी फॉरेन इंटरप्राइजेस को, उसको जो अमाउंट मिल रही होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन शर्त ये है कि जो अमाउंट वगैरह मिल रही हो वो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए मिलनी चाहिए। तो रॉयल्टी पहली बात है एग्जेम्प्ट होती है। फॉरेन सोर्स रॉयल्टी है, जो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान से बाहर से रॉयल्टी कमा रहे हो, वो नॉर्मली हमारी एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद एक बंदा ऐसा जो नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट है, लेकिन पाकिस्तान से अगर रॉयल्टी इनकम कमा रहा है या टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करके उसकी फी कमा रहा है या ऑफशोर सर्विसेज प्रोवाइड करके उसकी फी कमा रहा है, तो इसकी इनकम के ऊपर हम 15% टैक्स लगाएंगे और वो उसकी इनकम फ्रॉम FTR का पार्ट बनाएंगे। उसके अलावा कोई भी रॉयल्टी इनकम जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी इंटरप्राइजेस जो हैं, वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से कोई रॉयल्टी इनकम वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं,
वो जो रॉयल्टी इनकम वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे वो एनटीआर में जाएंगे। सिमिलरली कोई पाकिस्तान में आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कायम करते हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि आपने फिजिकल इदारा यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, आपका इदारा यहाँ पे काम कर रहा है, ऑफिस है, पर्सनल सब कुछ बैठा हुआ है, जो उससे रॉयल्टी कमा रहे हो वो आपकी एनटीआर में जाएगी। तो पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे इदारे को एग्जिस्ट करके अगर आप रॉयल्टी कमा रहे हो तो वो आपकी एनटीआर में, अगर नॉन रेजिडेंट रॉयल्टी कमा रहा है पाकिस्तान एफटीआर में, अगर फॉरेन सोर्स आप रॉयल्टी की इनकम कमा रहे हैं तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। और टेक्निकल सर्विसेज क्या होती हैं, कोई भी मैनेजेरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसकी फी लेते हैं, वो आपके टेक्निकल सर्विसेज में आती हैं। लेकिन इसमें जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, असेंबली रिलेटेड या इस तरह की सर्विसेज होती हैं वो इसमें शामिल नहीं होती, या कोई भी ऐसी इनकम जो आपको सैलरी के तौर पे मिल रही है वो भी आपके टेक्निकल सर्विसेज में शामिल नहीं होती। तो ये सारी बात हमारी रॉयल्टी की है। अजान हो रही है, जरा वेट कर। प्रॉफिट ऑन डेट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूद की, जो हमें मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है, जो हम रिसीव कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर चेंजेस आई हैं, इस फाइनेंस एक्ट में इस टॉपिक के अंदर चेंजेस आई हैं। एक्सपेक्टेड है एग्जामिनर आपको पूछेगा, ये एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज प्रॉफिट ऑन डेट, ना, ऐसे काम नहीं करता। उसने इसके ट्रीटमेंट पूछने हैं। आप लोग इसकी डेफिनेशन रटते रहोगे, फारग हो, कोई फायदा नहीं है। ट्रीटमेंट समझ लो, पास हो जाओगे। प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है, मतलब कोई प्रॉफिट है, सूद है, यील्ड है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट, इस तरह की तमाम चीजें जो आपको मिल रही होती हैं वो प्रॉफिट ऑन डेट के ला रही होती हैं, या कोई सर्विसेज फी वगैरह जो आपकी कट रही होती है वो सारा कुछ प्रॉफिट ऑन डेट आता है। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। इस प्रॉफिट ऑन डेट में जो नेशनल सेविंग स्कीम होती है, या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम होती है, इनके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो भी शामिल होता है। अगर आपने कोई बैंक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला हुआ है, उस पर जो प्रॉफिट मिल रहा था वो भी शामिल होता है। कोई सर्टिफिकेट्स है या डिबेंचर्स है या टीएफसीज है या कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कंपनी प्रॉफिट या रिटर्न दे रही होती है, वो भी इसमें शामिल होता है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे पीआईबीज हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो गए, पेपर बॉन्ड्स हो गए, एफआईबीज हो गए, उसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट प्रॉफिट दे रही होती है वो हमारा प्रॉफिट ऑन डेट कहला रहा होता है। तो पेपर में आपको ये नहीं पूछेगा, प्रॉफिट ऑन डेट नहीं पूछेगा क्या आता है क्या नहीं आता, उन्हें कहना भाई ऐ नहीं पूछना मैं, उसने पूछना आपसे ये कि ट्रीटमेंट क्या होगा। ये आपने याद रखना है कि कंपनी जो है ना, कंपनी, अगर कंपनी को प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है तो उस पे कंपनी का ही रेट लगेगा 29%। अगर कोई भी आपके पास फेडरल सिक्योरिटीज है, मतलब सिक्योरिटीज याद है ना, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, अभी बता के आया हूं आपको मैं, पढ़ के आए हैं। अगर आपके पास फेडरल सिक्योरिटीज हैं, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, उसके ऊपर 15% टैक्स कटेगा और वो आपका एफटीआर का पार्ट बनेगा। और अगर कोई इंडिविजुअल या एओपी, आप और मैं हैं, हमें सूद मिलता है, अगर 5 मिलियन तक का मिलता है तो वो 15% लेकिन सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगा। अगर 5 मिलियन से ज्यादा का हमें सूद मिलेगा तो वो हमारा एनटीआर का पार्ट बनेगा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में ये पॉइंट है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछने, उसने आपको न्यूमेरिकल गिवन कर देना है प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव्ड का। अगर आपको 5 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है तो नॉर्मल उसके ऊपर रेट लगना है, वो एनटीआर का पार्ट बनेगा। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5:16 बरोज 25 दिसंबर मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर जब आपका मार्च में होगा, उस पेपर पकड़ने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा ये पॉइंट एग्जामिनर ने टेस्ट किया है या नहीं किया। आप डेट और टाइम नोट कर सकते हैं। रिकॉर्ड तो मैंने किया नहीं है और रिकॉर्डिंग देनी है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट और डेट कब कहाँ पे जा रहा होगा। उसके अलावा ये अदर इसमें एरियाज हैं कि जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, या पेंशनर के जो अकाउंट होते हैं, या शोहदा के फैमिली वेलफेयर अकाउंट होते हैं, इनके ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा होता है उसके ऊपर हम सेपरेट ब्लॉक की इनकम नहीं ट्रीट करते। उसके अलावा जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही होती है वो कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर हम कोई टैक्स वगैरह चार्ज नहीं कर रहे होते। वो केसेस कौन कौन से हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो है उसने पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला हुआ है और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर किसी ने
रुपी अकाउंट खोला है पाकिस्तान में और वो बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है और पैसे पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में पैसे भेज रहा है सिर्फ इसी पर्पस के लिए, इसी रुपी अकाउंट के लिए, उसको जो आप प्रॉफिट ऑन डेट भेज रहे हैं वो जो है वो भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। या अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, उसको कोई सिक्योरिटी इशू की गई है, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट उसको मिल रहा है, वो भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। क्योंकि शर्त क्या है कि जिसके पास सिक्योरिटीज है, जिस कंपनी ने सिक्योरिटी दी है, वो एसोसिएट ना हो। सिक्योरिटीज हैं वो पाकिस्तान से बाहर इशू की गई थी लोन रेस करने के लिए, प्रॉफिट पाकिस्तान से बाहर पे किया जा रहा है और ये प्रॉफिट जो है वो एफपीआर से प्रूव है। तो इन केसेस में आपको प्रॉफिट ऑन डेट तो मिल रहा होगा, लेकिन वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। तो ये आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जब प्रॉफिट ऑन डेट पे किया जाएगा तो उसमें से टैक्स आपका कटेगा स्पेसिफाइड रेट के ऊपर, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन है, मतलब जब एनटीआर में और उसमें होगी तो हम उसको देख लेंगे। उसके बाद अगर प्रॉफिट ऑन डेट आपका एफटीआर का पार्ट बन रहा है ना, तो उसमें से कभी भी ज़कात नहीं कट सकती। अगर प्रॉफिट ऑन डेट आपका एफटीआर का पार्ट बन रहा है तो उसमें से कभी भी ज़कात नहीं कट सकती। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट नॉर्मल टैक्स रजीम का पार्ट बन रहा है और उसमें से ज़कात कटी हुई है, तो इस ज़कात को आप क्लेम कर सकते हो। तो याद रखना कि अगर इंटरेस्ट इनकम में से ज़कात पे की गई है और वो इंटरेस्ट इनकम एफटीआर का पार्ट बन रही है, तो वो ज़कात को आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंटरेस्ट इनकम आपके एनटीआर का पार्ट बन रही है, उसमें से ज़कात अगर डिडक्ट है, तो वो आप एनटीआर का पार्ट बना सकते हो, उसको आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आखिरी पॉइंट है कि जो हमारे ऑथर्स वगैरह होते हैं, जो किताबें लिखते हैं, ये रॉयल्टी इनकम वगैरह चार्ज करते हैं। ये रॉयल्टी इनकम चार्ज करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, इनको किताबें लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 साल से ज़्यादा। अगर इनको 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाए, तो जो इनकी रॉयल्टी इनकम होती है, जो इनको मिल रही होती है, उसका हम ट्रीटमेंट इनको कहते हैं। या तो तुम इनको लमसम टेस्ट कर लो, या तुम इनको इक्वल अमाउंट के ऊपर क्या होता है, टैक्स कर लो। तो अगर किसी भी ऑथर को 24 महीने से ज़्यादा का अरसा लग गया है किताब कंप्लीट करने में, तो हम इसको ऑप्शन देते हैं, या तो जिस साल तुम्हें अमाउंट रिसीव हुई है तुम सारी की सारी उसी साल में टैक्स कर दो, या इसको प्रीवियस 2 ईयर्स में इक्वली जो है टैक्स कर लो। तो हम ये ऑप्शन वगैरह उसको दे रहे होते हैं अपने ऑथर्स को। अगर मैं इसके न्यूमेरिकली शीट्स की बात करूं, तो अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें अदर सोर्स को, तमाम एडजस्टमेंट न्यूमेरिकली आप इस तरह से कर सकते हैं। लाइक जो आपको जो पार्ट टाइम लेक्चरार्स एंड टीचर्स वगैरह होते हैं, जो विजिटिंग होते हैं, कहीं पे एम्प्लॉय नहीं होते, उनको फी मिलेगी, अदर सोर्स में जाएगी। प्रोफेशनल फी अदर सोर्स में, एडिशनल पेमेंट रिफंड अदर सोर्स में, ग्राउंड रेंट रिसीव अदर सोर्स में, सब लेटिंग करने अदर सोर्स में, आपने मशीन सब लीज की है, उसका रेंट मिला, उसमें से तमाम एक्सपेंसेस लेस करोगे, नेट अदर सोर्स में चला जाएगा। आपने एमिनिटीज यूटिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की हैं, उसमें से इनकम आई वो यहाँ रख लें, बाकी रिमेनिंग एक्सपेंसेस लेस करें अदर सोर्स में। एनुअलिटी पेंशन मिल रही है, सारा का सारा क्या होगा, अदर सोर्स में जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी आप वकेट करते हैं, वकेट करने के पैसे मिलते हैं, तो वो भी क्या होंगे, आपके अदर सोर्स में जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो हमें अमाउंट रिसीव होती है वो उसमें से लेस करते हैं, जो हमने अमाउंट पे की होती है 10 पे डिवाइड करते हैं, रिमेनिंग हमारा अदर सोर्स में ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अप्रूव पेंशन फंड से पैसे मिल रहे हैं अदर सोर्स में, अगर कोई हमें गिफ्ट मिला है विदाउट कंसिडरेशन रिलेटिव्स के अलावा, वो भी हमारा अदर सोर्स में ऐड हो जाएगा। उसके बाद लोन का पॉइंट था कि अगर हमें लोन मिला है चेक में, सॉरी कैश में, अदर सोर्स में ऐड होगा। अगर हमें क्रॉस चेक में मिला है एग्जाम्प्ट होगा। अगर एनटीएन वाला जिस बंदे के पास है उसने हमें दिया है थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, वो भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। अगर उसने हमें कैश में दिया टोटल टैक्सेबल होगा, अगर क्रॉस चेक के से दिया एग्जाम्प्ट होगा। तो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये प्राइजेस विनिंग्स वगैरह मैंने डिस्कस नहीं की, बट ये प्राइजेस होती हैं, मतलब आप फहद मुस्तफ़ा के शो पे गए हैं, आपने डांस किया, आपको मोटरसाइकिल मिल गई है, वो प्राइज मिला है, अब उस मोटरसाइकिल पर टैक्स लिया जाएगा आपसे। वो टैक्स जो होगा वो आपके एफटीआर का पार्ट बनेगा। आपको लॉटरी निकल आती है, रेफेल है, कोई विनिंग्स है, कोई क्रॉसवर्ड पजल है, आप जंग का अखबार पकड़ते हैं, आप उसका एक क्रॉसवर्ड पजल है वो सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व करने के बाद आप जमा कराते हैं, आपका इनाम निकल आता है, वो इनाम मिलेगा, लेकिन उसमें टैक्स कट के मिलेगा, वो आपका एफटीआर का पार्ट बनेगा। उसके बाद डिविडेंड है, जो डिविडेंड होगा
पाकिस्तानी सोर्स का 15% टैक्स नॉर्मल है, जो फॉरेन सोर्स होगा वो एनटीआर का पार्ट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने डिटेल में आपको बता दिया क्या कुछ होता है, क्या ट्रीटमेंट होगा, और रॉयल्टी इनकम का क्या कुछ ट्रीटमेंट है वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, रॉयल्टी इनकम जो ऑथर्स की होती है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा देख लीजिएगा कि जो आपको लमसम अमाउंट मिली है वो उसको 3 पे डिवाइड करोगे और हर साल मतलब उसको आप इक्वली शो करके अपनी इसका पार्ट बना सकते हैं। तो ये सारे का सारी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डिस्कशन थी। तो एफटीआर, एनटीआर, ईच एंड एवरीथिंग हमने क्या कर ली है यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे हमारा अदर सोर्स कंप्लीट होता है।